नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नेपाल के पुनर्संरचना के संदर्भ में ढेर सारी घोषणाएं भी कर दी हैं। ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, क्योंकि विकास के राह पर हिमालय का ये देश एक बार फिर पूरी दुनिया में आगे जाए, ये भारत की अपेक्षा है। और अपेक्षा क्यों न हो, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बेटी के रिश्तों वाला है। और इस रिश्ते में प्रचंड सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या तेजी आ सकती है, कितनी गर्माहट आ सकती है, कितनी मधुरता आ सकती है, इस पर पूरे भारत की नजर है। क्योंकि प्रचंड जब प्रधानमंत्री बने और कृष्ण प्रसाद शर्मा ओली ने उन्हें समर्थन दिया, तो अब आशंकाएं बढ़ रही हैं। हालांकि भारत सरकार की यह घोषणा हो चुकी है कि भारत और नेपाल के संबंधों में मधुरता रहेगी, क्योंकि दोनों के ऐतिहासिक संबंध हैं और संबंध अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि नेपाल और भारत सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक रूपता के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि रिश्तों में समय समय पर तल्खियां आई, उन तल्खियों को दूर करने की दरकार है। लेकिन पड़ोसी चीन नेपाल के बहाने अपने हित को साधने के लिए जिस तरीके से कुछ आर्थिक सहयोग के बहाने नेपाल में एंट्री करने का प्रयास करता रहा है, उसमें वो काफी हद तक सफल हुआ है। ऐसे में नेपाल की परस्ती, माफ करिएगा मुझे यह शब्द कहना पड़ रहा है, नेपाल की परस्ती के लिए मजबूर प्रचंड क्या एक बार फिर चीन की गोद में खेलने के लिए मजबूर होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और यही आशंका है। और इसी के संदर्भ में जब प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए, तो एवी स्टार न्यूज ने इस मुद्दे को उठाने की पहल की है कि क्या प्रचंड के नेतृत्व में भारत के साथ नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो फॉरेन एक्सपर्ट चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। महमूद आलम, फॉरेन एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलम सर। और हमारे साथ प्रशांत दीक्षित जुड़े हुए हैं, जो जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं और पूर्व राजनयिक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महमूद आलम जी, पहला सवाल तो यही है कि प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए और भारत की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। ये आशंकाओं का बढ़ना किस बात की ओर संकेत कर रहा है? महमूद आलम साहब जी। देखिए दिवाकर साहब, जैसे आपने अभी खुद बताया कि हमारे बड़े हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं नेपाल के साथ जी। वो कल्चरली हो, हमारे इकोनॉमिकली हो, सोशल हो। और देखिए हमारे और नेपाल के दरमियान 1950 की संधि भी है, जिसके हिसाब से नेपाली नागरिकों को वही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो इंडियंस को मिलती हैं। और एक तरीके से आप ये देखिए कि इंडिया जो है नेपाल के सर्वाइवल के लिए बैकबोन है। और ये हमारे जो थे, आप ये समझिए कि बहुत ही अच्छे उनसे रिलेशंस थे। लेकिन ये 8-10 साल से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी जब मधेसी आंदोलन चला था। जी जी तो जी। देखिए मधेसी आंदोलन में आपको मालूम है कि मधेसी लोग जो है मूलतः इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जी। तो पास टाइम जो है आपको फॉरेन पॉलिसी के जो आपके इंटरेस्ट होते हैं और जो डोमेस्टिक कंपल्शंस होते हैं जी उनको दोनों को लेके चलना होता है जी। तो देखिए नो डाउट, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे ऑलमोस्ट जो है आपका नेपाल जो है हमारे ऊपर ही निर्भर करता है जी। इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले दिनों में जब से खासतौर से ये ओली है या उसके ये परचंदा है, देखिए लोग लेफ्ट थिंकिंग वाले लोग हैं। और ये थोड़ा सा क्या काफी हद तक जो है ये लोग चाइना से जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी मालूम होना चाहिए, रियलिटी भी मालूम होना चाहिए कि जो है इंडिया ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है
के लिए, नेपाल के डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी जो है समझ लीजिए कि आप चाइना देखिए कोशिश कर रहे हैं, काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कदम वहाँ पे जमाए और इंडिया के तरफ जो है एक मतलब नेपाल वालों का एक कोल्ड शोल्डर जिसे बोलते हैं वो हो। लेकिन नेपाल के अवाम को मालूम है, वहाँ के लोगों को मालूम है, इंडिया ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव जो है पॉलिटिक्स की है। हमने उनका इवन देखिए अगर आप अफगानिस्तान में देखें, वहां पर भी हमने कंस्ट्रक्टिव रोल ही प्ले किया और हम लोग कंस्ट्रक्टिव रोल ही प्ले करते हैं। लेकिन चाइना अल्टीमेटली क्या करता है, वो अपने हितों के लिए जो है डिफरेंट कंट्रीज को यूज करता है और फिर यूज एंड थ्रो के तौर पे उनको कर देता है। तो अगर देखिए मैं तो यही उनके नेपाल के अवाम की तरफ से मैं बोलूंगा कि नेपाल के अवाम तो यही चाहते हैं कि इंडिया से मधुर संबंध हो। लेकिन नो डाउट ये दोनों देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि प्रचंडा और ओली ये एक दूसरे के बिटर राइवल थे और ये देखिए सत्ता के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है और दोनों कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है चाइना से। तो थोड़े से प्रॉब्लम्स तो शायद आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेपाल को ये भी मालूम होना चाहिए कि विदाउट इंडिया उनका सर्वाइवल जो है या उनके लिए या वहाँ के अवाम के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी वजह से वहाँ के अवाम को हम कभी नहीं चाहेंगे तकलीफ देना, बट एट द सेम टाइम हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करती है थ्रू अपने फॉरेन पॉलिसी और हम लोग भी अपने हितों की रक्षा करेंगे और उसमें हम सक्षम हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन नेपाल का जहां तक संदर्भ है, प्रशांत जी सवाल आपसे है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों के बीच तल्खियां बढ़ाते रहे और अभी हाल की ही बात है कि उत्तराखंड से जुड़े एक स्थान पर जहां पर पुल और सड़क बनाए जा रहे हैं, नेपाल की तरफ से वहां के नागरिकों की तरफ से पत्थरबाजी की घटना हुई है। हम ये ना भूलें कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर के किस तरह की बातें हैं और उसमें क्या केपी शर्मा ओली का दृष्टिकोण रहा है और किस तरीके से चीन के कहने पर वो भारत के खिलाफ सरगर्म हुए। कई ऐसे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे चूंकि इस समय ओली और प्रचंड साथ आए हुए हैं, दो राइवल्स हैं जैसा कि अभी आलम साहब ने बताया। ऐसे में प्रशांत सर, सवाल यह है कि दोनों के अपने अपने हित हैं और दोनों के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध जहां तक संदर्भों की बात है बहुत नजदीकी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पहल भी की, नेपाल के हर मुश्किलों में साथ भी दिया है। लेकिन क्या कारण है कि प्रचंड हो या ओली हो, समय समय पर वो भूलते रहे हैं और वो कैसा एक आश्वासन है जो चीन की तरफ से मिलता है जिसके कारण ये भूल जाते हैं और भारत के खिलाफ तल्खियां बढ़ा देते हैं। दिवाकर जी, नेपाल और भारतवर्ष के रिश्ते 300 साल से ज्यादा पुराने हैं जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा, रोटी बेटी का रिश्ता है। जी जी, इसमें रोटी बेटी के साथ संसार में हमेशा राजनीति आपस में चलती रही है, कोई नई बात नहीं जी। मेरे दोस्त, नेपाल के आपने एक लिपुलेख और काला पानी का जिक्र किया जी। नई जो चीज हमारे सामने खड़ी हुई है, नेपाली लीडरशिप ने वहाँ के जवानों को हमारे अग्निवीर में शामिल करने की आज्ञा नहीं दी जी, उसमें जी। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। और उसका निष्कर्ष ये निकला, चीफ को वो जो वैकेंसीज हुई थी बांटनी पड़ी। लेकिन नेपाल में गरीबी बड़ी मात्रा में है और ये ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे इन लोगों को। आपने उदाहरण दिया प्रचंड का और केपी ओली का, ये जरूर माओइस्ट रेडिकल ग्रुप के रहे हैं, लेकिन ये अपनी आवाम की आवाज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। चीनी, मानता हूँ चीनी वहाँ काफी घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने अभी तक कोई वहाँ पर ऐसा प्रोग्राम शुरू नहीं किया जैसा कि साउथ ईस्ट एशिया में जगह करते रहे, जबकि वो लोन देते हैं और सरकार या देश के पास लोन अदा करने का कोई बूता नहीं होता।
तो मेरा मेरा यह दृष्टिकोण है कि प्रचंड जो है, जी। जो नए आए हैं, भारत को 23 सालों से जानते हैं। जब जब नेपाल में रेडिकल मूवमेंट चल रहा था, जिसके वो लीडर थे, जी। तो वो भारत में आके छुपे थे और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की आंख थी उनके ऊपर। जी। मैं जानता हूँ, जी। जी। वो इतिहास मैंने लिखा, उसके बारे में टिप्पणी भी की। जी। और उसके बाद जब वहां चले गए तो उसका हमारे भी जो नक्सलाइट मूवमेंट में काफी असर पड़ा। लेकिन वो चीजें मुझे लगता अब पुरानी हो गई। प्रचंड अपने पुराने तरीकों को अपनाने में अपना हित नहीं समझेंगे, निश्चय ही अपने देश का हित नहीं समझेंगे, और ये एक ऐसा रहेगा कि कुछ चीजें दबी रहेंगी, वो शनय शनय उठती रहेंगी। वो हर देश के भीतर होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, भारत और बांग्लादेश के इतने उम्दा रिश्ते हैं, जी। उसके दरमियान भी कुछ न कुछ उभर के आता है। या तो तीस्ता वैली की कहानी आती है, तीस्ता नदी की कहानी आती है, उस बीच में हमारे बंगाल के रिजीम पर भी टिप्पणी होती है। ये इसमें मुझे कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इनके रिश्तों में या 8-9 साल से जो बदलाव हुआ है, कोई रेडिकल परिवर्तन हो जाएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं इस विषय में टिप्पणी कर चुका हूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते पुराने हैं, आसानी से बदले नहीं जाते। बताइए दिवाकर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इस बात में, चूंकि आप पूर्व राजनयिक भी रहे हैं सर, आप बहुत आशावान हैं कि प्रचंड बदली हुई परिस्थितियों में भारत के साथ संबंध रखना चाहेंगे, और कोई भी देश अगर उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है तो एक या कई राष्ट्रों के साथ वो संबंध रख सकता है और उसमें समायोजन कर सकता है, उसे संतुलित कर सकता है। सवाल यह है कि चीन का सबसे बड़ा जो खेल है वो बीआरआई के माध्यम से होता है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान पीओके में जिस तरीके से वो सड़क बना रहा है और वहां पर बाजार क्रिएट करेगा, ये जैसा कि आपने कहा कि नेपाल में गरीबी भी है, और नेपाल की गरीबी को दूर करने के लिए चीन अपना हित साध रहा है, और चीन पूरी तरीके से नेपाल के हर एक शहर में अपने रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो एंट्री कर रहा है और अपने सामानों से नेपाल को वो पाट देगा। तो ऐसे में प्रचंड जिन्होंने इसकी आज्ञा दी थी, जिसको अनुमति दी थी, हालांकि बीआरआई का काम अभी रुका हुआ है, ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का काम अगर फिर से शुरू हुआ और चीन एक बार फिर सक्रिय हुआ, तो क्या आपको लगता है कि प्रचंड सब कुछ अपने मन से कर पाएंगे? नहीं, प्रचंड अपने मन की आशाओं को दूसरे लोगों पर लादने का प्रयत्न न करेंगे। मेरे ख्याल से प्रचंड एक ऐसे समाज से है जी। जो कि विचारक समाज माना जाता है, और नेपाली व्यवस्था में उनका स्थान है, और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिसके कारण आम जनता को कोई मुश्किलें पैदा हो। भारतवर्ष से रोड बनाना और उस तरह का जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत आसान है, लेकिन चीनी सरकार के साथ वो जटिल समस्याएं उनके लोन की आती हैं। नेपाल समझ गया है कि जहां जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां पर उन्होंने सरकार की नीतियों पर कब्जा करने की कोशिश की। श्रीलंका का उदाहरण सबके सामने रहा है। जी। तो मुझको लगता है कि प्रचंड इसमें समझदारी का काम लेंगे। उस रास्ते को अपनाने के लिए वो कैसे कदम उठाएंगे ये अभी वक्त दिखाएगा, और हमें इस पर किसी निष्कर्ष में पहुंचने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। महमूद आलम साहब, प्रशांत सर आशान्वित हैं और एक राजनयिक दृष्टिकोण से ये बात कह रहे हैं कि प्रचंड इस बार अपने जनता के हितों की बात सोचेंगे। ऐसा लगता है कि चीन ने जो कुछ भी किया है, जनता उससे वहां की बहुत खुश नहीं है, और इसलिए प्रचंड उसको भांप लेंगे और वो अब वो कदम उठाएंगे जो भारत और नेपाल के रिश्तों में कहीं से कड़वाहट न पैदा करे। देखिए, सेंसिबल हेड ऑफ द स्टेट को तो यही करना चाहिए। उसके लिए मेन जो उसका इंटरेस्ट होता है वो वहाँ के जो आवाम होते हैं।
तो उनको तो काम यही करना चाहिए जो वहाँ के, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे, और ये हम सबको भी मालूम है नेपाल में बहुत ज्यादा गुर्बत है जी, और उसको जो है इंडिया ने हमेशा जो है देखिए, अगर आप देखें 1915 का जो था उनका जो है, जब उनके अंदर जबरदस्त अर्थक्वेक आया था, जी, जी, तो जी, कौन गया था? इंडिया ही गया था। जी। इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कल्चरली हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एजुकेशनली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, और इंडिया ने हमेशा जो है मानवता के आधार पे जो है डिफरेंट कंट्रीज की मदद की है। लेकिन चाइना जो है उसकी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिसी होती है। तो अब ये देखना होगा कि अगर एक सेंसिबल और एक रैशनल लीडर है तो उसको काम तो यही करना चाहिए जो उसके देश के लिए जो अच्छी चीज हो। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि ये देखिए कि ये प्रचंड जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पसंद तो नहीं थे, जी, और हमारे लिए देबोआ जो थे वो हमारे लिए मेन वो थे, लेकिन ये ओली और ये एक साथ मिल के आए जी, और इन्होंने एक अपनी परचन का ये भी देखना होगा कि वो जो है खुल के काम कर पाएंगे या नहीं कर जी, पाएंगे। जी, जी, ओली का क्या होगा, क्योंकि ये कोalition जो है इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, अनस्टेबल कोalition है, और ये जो है ये नेपाल के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और हम लोगों को भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और वो ये कि ये कोलिशन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक वे में आगे बढ़ रहा है, और दो धुर विरोधी, हालांकि दोनों चीन के समर्थक हैं, सीधी बात चीन के समर्थक हैं, और बहुत बड़ी बात आलम सर ने कहा कि हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और एबी स्टार न्यूज ने इसीलिए यह मुद्दा उठाया सर। हमने कोई बहुत स्वागत नहीं किया, कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड और ओली का दृष्टिकोण और इनके द्वारा लिए गए निर्णय भारत को मुश्किलों में डालते रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने एक सवाल उठाया कि श्रीलंका का उदाहरण सामने है, जब दोस्ती चीन से और गलबहियां चली, उसके बाद जो स्थिति आई श्रीलंका की वो किसी से छिपी नहीं है, और पाकिस्तान की भी कमोबेश स्थिति वही है, पीओके में जो कुछ भी हो रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल की सरकार सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जो चीन परस्त है, जिनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है वो साम्यवाद से जुड़ा हुआ है, ऐसे में क्या वो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होंगे? प्रशांत जी, कोई उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सामयिक दृष्टिकोण जो आप कहते हैं, चीन जो प्रेडोमिनेंटली कम्युनिस्ट कंट्री है जी, वो भी अपने रास्ते से हट गया है, हम सब देख रहे हैं। वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने जिस तरह से लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रयत्न किया है वो एक बदलाव है। मानता हूँ वहाँ की कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन रिजीम है, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद उनके सामाजिक व्यवस्था में, उनकी और व्यवस्था में परिवर्तन है। रूस में क्या हुआ है, रूस में भी ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बदल गया है जी। वहाँ पुतिन की एक ऑटोक्रेटिक रिजीम चलती है, जैसे कि चीन में जी जिनपिंग की चलती है, लेकिन उसका जो साम्यवादी रंग था, जैसा कि आप कह रहे थे जी, वो बड़ी मात्रा में बदल गया है। तो इसके दरमियान में अगर नेपाल कोई साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाए इस उद्देश्य पे कि आम जनता को फायदा हो, मुझे तो तरीका नहीं। उनको एक ही तरीका है कि लोगों को ज्यादा में ज्यादा काम मिले और जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जीवन में प्रगति हो और उनके जीवन की सुविधाएं ज्यादा मुहैया कराई जाए। लेकिन अगर ज्यादा आपने प्रचंड ने अपने पुराने रेडिकल तरीके अपनाए और जैसा कि नेपाल में महिलाओं का स्थान दुर्गति हुई, वो अब वहाँ की आवाम या आम जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि एक तरफ तो थियोरेटिकल आइडियोलॉजिकल है और दूसरी तरफ रियलिज्म है अपनी सोसाइटी को गेज करने की। प्रचंड भारतवर्ष में आ चुके हैं और भारतवर्ष में उनसे एक मिला जुला रिश्ता रहा है पब्लिक व्यू में, लेकिन आम जनता को, भारत के अफसरों को वो पहचानते हैं। मैं जानता हूँ
जी। तो मैं ये कहूंगा कि कोई बदलाव नहीं आएगा। इतना है कि लिप ले या इस तरह की चीजें कभी कभी उठती रहेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली ड्रिवन होती हैं जी। और कभी कभी कुछ हिस्सों को समझाने के लिए की जाती हैं। जी जी। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि चीन से नेपाल हमेशा रिश्ता बनाए रखेगा, एक सीमा तक जाएगा और वो रोक लेगा, उसके बाद ये होगा। आपने गुर्बत की बात कही महमूद आलम साहब, और अब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करते हैं, उसकी परख करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर चीन कुछ इनिशिएटिव लेता है, खास करके नेपाल को अपने पाले में करने के लिए, भारत का दृष्टिकोण अब क्या होना चाहिए ताकि चीन वो न कर पाए जो वो कुछ इनिशिएटिव लेने के बहाने किसी को साधने की कोशिश करता है? बहुत सीधा सवाल है, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए दिवाकर साहब, हर कंट्री जो है अपने हितों की रक्षा करती है थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो हमें भी ये देखना होगा कि जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं वहाँ पे नेपाल में, तो उनके हमें कांटेक्ट में रहना होगा, उनकी हर तरीके से हमें सहायता करनी होगी, और उसके साथ साथ हमें क्लोज आई रखनी होगी अपने बॉर्डर्स पे, क्योंकि चाइना, देखिए चाइना जो है आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि ये जो हमारा डिस्प्यूट्स है इनके साथ, नेपाल के साथ, ये करने की कोशिश मालूम है जी। ध्यान से खेले, भले ही वो नेपाल के जरिए खेले, तो इससे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और देखिए इमीडिएट जो है थोड़ा बहुत हमारे पास पा सकता है कि जैसे ये आपका जो है वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था, जी जी, जो डेबुआ गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था, जी। हालांकि ओली की जो यूएनएल है उसने उसको अपोज किया था। जी जी। तो देखिए अभी इसी वजह से जो है मैं यही बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम जो है हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमको करने की जरूरत है। हमको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं उनको उसमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम जो है जो देखिए ये जो एक गुर्बत वाली बात है वो तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि उसमें हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। देखिए लाखों नेपाली लोग यहाँ पे है और वही बिल्कुल उनको वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो इंडियंस को मिलती हैं। तो ये मालूम होना चाहिए। लेकिन ये मैंने जैसे आपको बोला कि वहाँ पे जो है अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आए हैं 1990 से, और जब से ये रिपब्लिक बने हैं 2008 में, तो वहाँ पे 33 गवर्नमेंट 32 साल में चेंज हो चुकी है। जी जी जी। 33 गवर्नमेंट 32 साल में चेंज हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो वहाँ पे फिर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है आप किसके साथ एंगेज करें, किसके साथ एंगेज ना करें। और इस वजह से जो है ये जो जहाँ पे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वहाँ पे और ज्यादा हमारे लिए समस्याएं हो सकती हैं कि अनस्टेबल जो लीडरशिप है वो किस करवट बैठेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी हद तक जी 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 जी, बहुत बड़ी बात कही है। थोड़ा सा जी जी, प्रशांत सर, बहुत बड़ी बात कही है महमूद साहब ने। जो राजनीतिक अस्थिरता है ये एक तरीके से किसी को स्थिर नहीं कर पाएगी, खास करके इनिशिएटिव लेने का मामला है। तो ऐसे में वहां पर राजनीतिक स्थिरता बरकरार रहे, सबसे पहली बात, और जो लीडरशिप हो वो मजबूत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही कि वहां पर जो भारत के सिंपैथाइजर हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं, उनके लिए लॉबिंग करनी होगी। सर, आप पूर्व राजनयिक रहे हैं, अब राजनयिकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। क्या करना चाहिए राजनयिक स्तर पर भारत को इस संदर्भ में? दिवाकर, आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ पूरी बात से। लेकिन एक बात आपके फोरम से मैं कहना चाहूंगा जी, जिसको कहने में पहले मुझे हिचक हो रही थी जी जी, वो ये कि ये सुनने में आया था कि भारत के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है जी, वो नेपाली लीडरशिप को
इज्जत का स्थान नहीं देती, ये सुनने में आया था। जी। ये ह्यूमन रिलेशनशिप है। जी जी समाज में आप सिर्फ 2-4 प्रधानमंत्री उन लोगों से ही बना के नहीं रखते, जी आप कई स्तरों में रिश्ते बना के रखते हो, जिससे कि क्या होगा कि एक पहचान बनती है। और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जी ये कहने को तो डिप्लोमेटिक होती है, बट एक सीमा के बाद वो एक पर्सनल रिलेशनशिप बनती है, जो कि भारत और नेपाल के बीच बहुत आवश्यक है। और उसको बना के हमेशा रखना। अरे आपने एक शब्द का उपयोग किया कि जो लोग भारत की तरफ सहानुभूति रखते जी। हैं, सहानुभूति से अलावा हट के एक रिश्ता बनता है। वो रिश्ते को मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि उनके लोगों को इज्जत से व्यवहार किया जाए। बताइए। बहुत बड़ी बात आपने कही। ऐसे में राजनयिक मुहिम को और ज्यादा धारदार करने की जरूरत है। और जब आपने ये चर्चा की महमूद साहब, तो मैं आपको एक वाकये का जिक्र करता हूं कि किस तरीके से चीन की एक राजदूत वहां पर प्रधानमंत्री को बाकायदा डिक्टेट किया करती थी और उन्हें हटना पड़ा था, उन्हें हटाया भी गया था, यह विरोध भी हुआ था। भारत इस स्थिति में न करता रहा है, उसकी कोई भी राजनयिक पहल या मुहिम इस तरह से तो नहीं हुआ करती। लेकिन चूंकि हमारे संबंध इस तरीके से हैं कि हम इतना बेहतर संबंध बनाए कि नेपाल का हर एक जो डिप्लोमेटिक चेन है या जो राजनीतिक स्तर पर लोग हों, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वहां के लोकतंत्र में और जो पार्टियां हैं, उनके साथ भी हमको बेहतर रिश्ते कायम करने चाहिए और ये जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको काफी तजर्बा है इस बात का, और उन्होंने क्लोजली जो है नेपाल को जो है रीड किया है और देखा है। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही हमको दे रहे हैं जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई जो हमारे सिंपैथाइजर हैं वो हमारे साथ क्यों आएंगे, ये बताइए आप मुझे। जो है वो जब ही आएंगे ना जब हम उनको जो है एक इज्जत उनको जो है देंगे, हम जो है उनको। तो और ये डिप्लोमेसी का खेल तो जो है देखिए बहुत बड़ा खेल होता है। हर तरीके से जो है आपको सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, हर तरीके से जो है आपको जो है पेनिट्रेट करना होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं नेपाल में वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो दो फोर्सेस मिली हैं उनकी कोई आपस में तो बनती नहीं है, लेकिन वो सत्ता के लिए वो एक दूसरे के करीब आए हैं। जी जी। हम और एक ज्यादा दोनों ही इन्फ्लुएंस चाइना से हैं, और चाइना का आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि उसे ये लगता है कि इस एरिया में जो है अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है इकोनॉमिकली और मिलिट्रली, वो तो सिर्फ इंडिया दे सकता है। तो वो तो हमेशा ही चाहता है कि कभी पाकिस्तान के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, किसी भी थ्रू जो है इंडिया में जो है वो इंस्टेबिलिटी लाए और परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से जो है हम तो यही बस दुआ कर सकते हैं कि ये प्रचंडा जो है उनको ऊपर वाला जो है सहानुभूति दे और वो अपने अवाम का जो है वहाँ के जो है उनका ख्याल करते हुए, ठीक है आपकी एक आइडियोलॉजी है, आप एक आइडियोलॉजी से जो है प्रभावित हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी मेन जिम्मेदारी है वो आपकी कंट्री है, आपके अवाम है। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलना चाहूँगा दिवाकर साहब कि हम लोगों को जो है थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है और हमको एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा वहाँ पे हमें अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है। अंतिम सवाल प्रशांत सर आपसे है, एक पूर्व राजनयिक के नजरिए से जितनी बड़ी जिम्मेदारी है अब इस संबंध को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसमें चीन एक बड़ा रोड़ा है, क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए और क्या भविष्य है? सर ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। कदम तो सरकार उठाती रहती है, लेकिन ऐसे मौके पर जब नए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हो तो उस वक्त एक तो एम्बेसडर लेवल पे हम और हाई कमिश्नर लेवल पे बात करते हैं, लेकिन हमको अपने रक्षा मंत्री की तरफ से जाना चाहिए। आप तो जानते हैं जी जी कि दोनों देशों के आर्मी चीफ जो है एक दूसरे कंट्रीज में ऑनरी रैंक में हैं। ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है और अभी भी उनकी फौजों
को ट्रेन करने के लिए हमारे लोग जाते हैं जी, उनको नई व्यवस्था सिखाते हैं। तो उस पुरानी प्रैक्टिस का फायदा उठा के हम लोगों को वहां जाना चाहिए और एक राजनीतिक स्तर में अगर आवश्यक हो तो भारत सरकार को किसी मंत्री को भेजना चाहिए उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनीज में जी, और उसके लिए अगर उनको उनसे निमंत्रण भी मंगवाना पड़े तो उसका पूरा प्रयत्न करना चाहिए। भारतवर्ष में अखबारों में इस बात का जिक्र करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि भारत में जो न्यूज़पेपर कम्युनिटी है वो भारत की अंदरूनी झगड़ों पर ज्यादा फोकस करती है। जी, जी, फॉरेन पॉलिसी में हम सिर्फ रूस से कहते आ रहे हैं कि भाई तुम लड़ो मत और चीन से हम कह रहे हैं कि हम रिश्ता बना। तो इसके साथ साथ हमको नेपाल की तरफ भी कुछ ओवरचर्स करने चाहिए, कोई बुराई नहीं है कहीं। और मंत्री के स्तर में अगर जाके उनके प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह तो ऐसे मौकों का फायदा उठाया जाता है। ये सारे संसार में होता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। जी, 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 महमूद आलम साहब, लास्ट कमेंट सर। मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा जी, दिवाकर सर, मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा। जी, 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 कि देखिए हो सकता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे शायद वो इतनी गर्मजोशी ना दिखाए, शायद। तो इस वजह से हमको जो है नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स जो है हमको जो है वहाँ पे जो लॉबिंग है, वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ पे जो एनजीओज हैं, वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों से भी कहीं ना कहीं हमको जो है राब्ता कायम करने की जरूरत है ताकि जमीनी सतह पे जो है हम जो है अपने लिए, इंडिया के लिए, और जैसे मैंने आपको बोला जो बड़ा हमारा पुराना संबंध है, बड़े हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे जो सिम्पथाइजर्स हैं, उनको होल हार्टेडली हमें पहुंचने की जरूरत है और इस बात को बावर कराने की जरूरत है कि देखिए चाइना जो आया है आपके पास सिर्फ किसी मकसद से आया है और हम लोग जो है हमारे तो जो है आपसे सदियों से रिलेशन, निस्वार्थ रिलेशन है हमारे, और आपका जो है, और हमको ये भी बताने की जरूरत है उनको कि इंडिया के कितना स्ट्रेटेजिक है उनके लिए, इंडिया के बगैर उनके लिए जो है सरवाइव करना जो है और दुश्वारियां पैदा कर सकता है उनके लिए। ये चीज हमको उन लोगों को बावर करानी होगी किसी न किसी सूरत से। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपने इंगित कराया है और उस पर प्रकाश डाला है। दो फॉरेन एक्सपर्ट जिसमें एक पूर्व राजनयिक और अनुभवी राजनयिक के तौर पर प्रशांत जी ने जो बातें कही हैं, भारत सरकार को पूरी तरीके से अब सजग प्रहरी के तौर पर नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों को देखना होगा। और जैसा कि महमूद आलम साहब ने कहा कि भारत के साथ जो भी सिंपैथाइजर्स जुड़े हुए हैं नेपाल में, उनसे पूरी तरीके से संबंध को बढ़ाना और उसके साथ साथ उनके विचार को जानना और समायोजन और संतुलन की राह पर आगे बढ़ते हुए भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करना। जैसा कि प्रशांत जी ने बोला कि जिस तरीके से हम रूस को महत्व दे रहे हैं, चीन को महत्व दे रहे हैं, या इस पूरे दुनिया में हर एक देश के साथ कूटनीतिक संबंध को मजबूत करने की पहल कर रहे हैं, पड़ोसी देश नेपाल के साथ उसी तरीके से संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक चेन से, राजनीतिक स्तर से, एनजीओ के स्तर से और इंटेलेक्चुअल स्तर से भारत को संबंध बढ़ाने की पुरजोर पहल करनी होगी और पूरी तरीके से कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि प्रचंड बने तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन नेपाल की परस्ती उनकी फितरत रही है। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, मौका और समय की नजाकत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो भारत के ताकत और भारत के समर्थन जो नेपाल के प्रति है उसको समझते हैं, इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड इस बात को समझेंगे और भारत सरकार पूरी तरीके से राजनयिक और कूटनीतिक पहल के माध्यम से नेपाल के साथ वही भावपूर्ण रिश्ते को कायम करने का प्रयास करेगी। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।